हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बार फिर पिछले एक हफ्ते में हम बात नहीं कर सके, किसी मजबूरी की वजह से, मसरूफियत की वजह से। अविनाश काकड़े जी से हम माफी चाहते हैं कि बात नहीं हो सकी। इस बार फिर हम उनसे बात कर रहे हैं और कोशिश हम ये करेंगे कि कई इश्यूज पर बात हो जाए। उसमें एक तो दिल्ली चुनाव में मोदी जी क्या कुछ बोल रहे हैं, केजरीवाल के खिलाफ किस तरह से वो इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। उसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप, जिसके लिए मोदी जी ने अमेरिका में जाकर नारा लगाया था, अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप ऐसे क्या नाराज हो गए कि मोदी जी को अपने ओथ टेकिंग सेरेमनी में नहीं बुला रहे। इसके बावजूद के एस जयशंकर कई दिन तक वॉशिंगटन में रहे इस कोशिश में कि किसी तरह से मोदी जी का इनविटेशन मिल जाए, लेकिन उन्होंने इनवाइट नहीं किया। एस जयशंकर को हमारे विदेश मंत्री को ही इनवाइट किया है। मुझे याद आ रहा है, पाकिस्तान के एक बार फॉरेन मिनिस्टर वहां गए थे इमरान खान के लिए इनविटेशन लेने के लिए, फोन भी नहीं करा सके थे। हमारी भी अब गिनती तकरीबन उसी तरह से हो रही है वॉशिंगटन में। इससे यह एहसास होता है। दूसरी, फिर उसके बाद हम कुछ खबरों पर बात करेंगे। योगी जी ने इजराइल अपने यहां से कुछ मजदूरों को भेजा है, उसके बारे में कुछ उन्होंने उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, उस पर बात करेंगे। उधर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के बीच में क्या कुछ हो रहा है, क्या वाकई जो लोगों को शिकायत है ईवीएम मशीन से, क्या उसका कोई हल होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। और ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है जिला पंचायतों में छत्तीसगढ़ में, उसके अलावा भी बहुत कुछ होने वाला है। इन सब खबरों पर बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, नागपुर में रहते हैं और गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित हैं, उनकी विचारधारा पर चलते हैं। आपके खानदान में अपने इनके बुजुर्गों ने देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं। आप ये बताइए कि मोदी जी बहुत कुछ बोल रहे हैं दिल्ली के इलेक्शन में, क्या कुछ है? झुग्गी झोपड़ियों पर सियासत हर तरफ से हो रही है। केजरीवाल भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपकी झुग्गियां, अगर ये आपने बीजेपी को वोट किया तो झुग्गियां खत्म हो जाएंगी और ये आप अपने सुसाइड नोट पर साइन कर देंगे। उधर वहां से भी कुछ आश्वासन दिलाए जा रहे हैं झुग्गी वालों को। क्या कुछ है, क्या लगता है आपको? जी जी, ये तो बात सही है आप जो बोल रहे हैं कि लोग आश्वासन देते, सारी पार्टियां, कुछ पार्टियां जुमले देती है, इलेक्शन के बाद बोल देती है कि वो जुमले थे। और जिनकी आप बात कर रहे हैं मोदी जी की, तो झूठ बोलना उनके लिए शौक है। और अच्छा, झूठ बोलना शौक? शौक है, शौक है। झूठ बोलना उनकी सियासत है हमारे मतलब यहाँ की। उनको महसूस भी नहीं होता कि वो झूठ बोल रहे हैं? ना। अच्छा। वो जो बीमारियां होती है ना सर, कुछ बीमारियां होती है जिसमें, जैसे किसी को बीमारियां होती है। एक हमारे यहाँ महिला एक अफसर थे, उनकी बीवी थी, तो किसी भी मॉल में जाती थी तो सामान उठा लेती थी, कुछ भी। तो चोरी करने का जो शौक रहता है, उससे उसको मानसिक शांति होती थी। तो मानसिक शांति में उठा लेती थी। उसके हस्बैंड जाते थे, पहले ही जाके काउंटर पे बता देते कि ये जो भी उठाए इसको रोकना मत, तुम्हारे काउंटिंग में ध्यान रखो और तुम्हारे काउंटिंग में वो डाल देना, क्योंकि जब उसको रोका जाता है तो ये फ्रस्ट्रेशन में चली जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है। तो इसकी सीख रहे हैं, इसलिए मैं महीने में एक बार लाऊंगा और आपके पास में इसका चेकअप करेंगे कि ये आपका शौक पूरा कर ले। मोदी जी भी हर चुनाव में वो शौक पूरा करते हैं। मोदी जी भी हर चुनाव में यही शौक पूरा करते हैं। तो क्या होता था कि वो महिलाएं कुछ भी उठाती थी, कि आके उसमें काउंटर पे उसको लगता था कि मैंने इतना चोरी करके रखा है, इतने का ही बिल हुआ है, और वो बाकी बिल उसका हस्बैंड पे कर देता था। वैसा ये देश पूरा पे कर रहा है झूठ का बिल, पूरा देश, है ना। उनकी पार्टी नहीं, पूरा देश पे कर रहा है झूठ का बिल। और वो झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, क्योंकि वो बीमारी है, उनको बीमारी हो गई। जैसे लवेंगिया होता है, डायरिया होता है, वैसे ही इनको ये झूठ बोलने की बीमारियां हो गई है। और ये बीमारी को हम, उसका कीमत हम पूरा देश चुका रहा है। देखो, इन्होंने उसको शीश महल बोला, कांग्रेस भी शीश महल बोल रही है। अब कांग्रेस किसके साथ में है, क्या कर रही है, मुझे नहीं पता। तो कांग्रेस वाले जवाब दें। केजरीवाल जिस घर में रहते हैं, केजरीवाल जिस घर में रहते हैं उसे शीश महल बोल रहे हैं। हाँ, उसको शीश महल बोला।
और कांग्रेस भी उसको शीशमाल बोल रही है, मतलब मोदी की भाषा बोल रही है। कांग्रेस को शोभा नहीं देता है। तुम रिएक्शन में क्या कर रहे हो, तो तुम मोदी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हो, तो ये बात गलत है। चुनाव लड़ो आप, मगर आप आपकी भाषा पर लड़ो। भाई शीला दीक्षित ने जो किया था उस काम पर जब बोला कि अरविंद केजरीवाल को जब सवाल पूछा कि वो तो काम शीला दीक्षित के गिना रहे हो आप, तो ये बात सही है। मगर उन्होंने शीशमाल बोला तो आप भी शीशमाल बोलोगे, इसके बारे में ठहर के कांग्रेस को, सारे विद्वानों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो तुम आपस में ही जो लड़ाई कर रहे हो और हम ये कहेंगे कि बीजेपी को जिताने के लिए कांग्रेस वहां लड़ रही है। मैं तो ये कहूँ, आपकी हैसियत आपके 2-3 चुनावों में आपको दिख गई है कि आपकी 0 सीट आती है, आपका वोट परसेंट 2-3% भी नहीं आता है। तो इस कंडीशन में आप क्या चाहते हो, आप किस तरीके से चाहते हो? एक तरफ आपने विड्रॉ कर लिया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि हम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हमारा नहीं होगा, जो भी 172 खड़े करेगा अपने साथ सांसद, उसको हम सब अपने दे देंगे और उसकी सरकार हम बना देंगे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इलेक्शन हो रहे थे कि कांग्रेस बड़ा भाई की भूमिका में आ रही है और सबको डोमिनेट कर रही वगैरह 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 सब चल रहा था। कांग्रेस ने विड्रॉ किया उस रेस से, और ये पवन खेड़ा जी का स्टेटमेंट है, 172 जो लाएगा उसके साथ में हम खड़े दिखेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं मोदी सरकार न रहे। तो ये हरकत जो है, ये आपके इस सैक्रिफाइस को तोड़ने वाली हरकत है, और किस लालच में कर रहे हैं मुझे नहीं पता। सर इन्होंने शीशमाल बोला, राजमहल पे कोई नहीं बोलता है। मैंने आपको भेजा कि शीशमाल पर कितना खर्चा होगा और राजमहल पर कितना खर्चा हो गया। मोदी जी वहां जाके खड़े होके बोलते कि जब कोरोना चल रहा था ये शीशमाल बना रहा था, ये सेंट्रल विस्टा मोदी माल बना रहे थे, हजारों करोड़ का मोदी माल उस वक्त बन के तैयार हो रहा था। इन्होंने पीएम फंड का हिसाब नहीं दिया, इन्होंने पीएम फंड में जो मशीनें खरीदी उसका हिसाब नहीं दिया, एक भी मशीन, एक भी जगह वेंटिलेटर नहीं चला, दवाई का हिसाब नहीं दिया, कोरोना वैक्सीन में खुद का फोटो छाप के दिया था इन्होंने, और अभी विड्रॉ कर लिया और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं किए। बच्चे मर रहे, छोटे छोटे बच्चे मर रहे। परसों के दिन एक 8 साल की बच्ची हार्ट अटैक से मर गई, और ये कोरोना वैक्सीन के बाद में उस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बताया था कि 42% लोगों को हार्ट अटैक आएगा, ब्रेन स्ट्रोक होगा, किडनी स्ट्रोक होगा, विभिन्न जगहों के इनको स्ट्रोक हो गया और ये मर सकते हैं। और जिसने ये दिया सख्ती से कि होटल में नहीं घुसने देंगे, एयर पे नहीं घुसने देंगे, बस में नहीं घुसने देंगे, ऑफिस में नहीं घुसने देंगे, ये सख्ती थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी, बिल्कुल। अब ये आरोप लगा रहे केजरीवाल पर, अच्छी बात है। तुमने क्या किया, तुमने किस तरीके से हैंडल किया, सारे फॉरेन के आने दिया। उस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प का प्रचार भी आपने उसी दरमियान कर लिया, आपके मित्र का, जिस डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी पूछा नहीं, कौड़ी के मोल नहीं पूछा आपको। आपका जयशंकर वहां बैठा हुआ था और वो जयशंकर को इनविटेशन मिल गया मगर मोदी को नहीं मिला। शी जिनपिंग को इनविटेशन मिला तो उसने बोला कि मेरा सेक्रेटरी जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, और ये खुद वहां जाने के लिए सज के बैठे थे, बिना बुलाए दूल्हे के कपड़े पहन के ये बैठ गए थे। अब दूल्हे को बुलाया ही नहीं, रिश्तेदार को बुला लिया और उन्होंने बता दिया। इसका मतलब है कि आज भी अमेरिका भारत का सम्मान करता है, मोदी का नहीं करता है। इसका सिग्नल यही है, सीधा सीधा अमेरिका की तरफ से सिग्नल आ रहा है कि हम भारत का तो सम्मान करते हैं, मोदी का सम्मान नहीं करते। इसका हमारे पास में कौड़ी मोल है, क्योंकि इसकी हैसियत कुछ नहीं है। ये बताने का काम अमेरिका ने किया। ये बहुत दुर्भाग्यशाली है कि हमारे देश का मुखिया इसके बारे में, दुनिया ऐसा सोच रही है। देखो इन्होंने हर चीज में, अभी ये अमित शाह जी, तड़ीपार शाह साहब आके झुग्गियों में बोलते हैं कि आपके जहां झुग्गी है, झोपड़े है, वहीं आपको घर देंगे। ये जाके चुनाव में प्रॉमिस किया, मतलब जुमला दिया। और हमें आज भी पता चला कि 30 सितंबर 2024 को रेलवे ने उसका टेंडर कर दिया, उस जगह का जगह किसी उद्योगपति को बेच दी, 30 सितंबर को बेच दी। आज ये प्रॉमिस कर कि हम आपको नई जगह देंगे। तुमने जगह बेच दी है तो तुम वहां कैसे दोगे? दूसरा, 27 सितंबर को लैंड यूज चेंज कर दिया, एलजी ने लैंड यूज भी चेंज कर दिया। ये समझाओ कि इतना झूठ धड़ाधड़ सरासर बोलने वाले, और वहां जाके कुछ बता रहे थे लोग
कि बीजेपी के लोग जाके वहां के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, कैरम खेल रहे थे, कुछ कुछ गेम खेल रहे थे और ये समझा रहे थे कि हम यहीं बसेंगे, आपके साथ ही रहेंगे, ये करेंगे। तो ये सब चुनावी जो झूठ है, ये शौक है। भाई जैसा साहब, आपको पहले अमित देखिए, अमित शाह साहब को एक बार टेलीविजन इंटरव्यू में पत्रकार ने पूछा कि साहब वो जो आपने 15 लाख रुपए का वादा किया था, तो उन्होंने बहुत ही सादगी से ये कह दिया, अरे साहब 15 लाख किसी के अकाउंट में आते हैं क्या? वो तो चुनावी जुमला था। मतलब इतने ढीठ पने से अपने झूठ को चुनावी जुमला कह करके आगे बढ़ जाते हैं, तो इसमें भी बढ़ जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने 3 लाख घर उजाड़े हैं, दिल्ली के 3 लाख घर उजाड़े हैं और ये चाहते नहीं है। देखो आपको पता होगा कि दिल्ली में डोलांड आया था, तो उसको वो न दिखाई दे, गरीबी न दिखाई दे दिल्ली की, अहमदाबाद की, जहां इन्होंने 15-20 साल शासन किया, वहां की गरीबी छुपाने के लिए इन्होंने पर्दे लगा दिए थे। तो इनको गरीब नहीं चाहिए, इनको गरीबों से बहुत बड़ी एलर्जी है। ये चाय वाला जो बताते हैं, मुझे नहीं लगता ये चाय वाला वगैरह कुछ है, क्योंकि चाय वाला अमेरिका कैसे गया था, वाशिंगटन के फोटो है, पेरिस के फोटो है, लंदन के फोटो है, हर जगह वो घूम रहे थे, तो भीख कम मांग रहे थे, चाय कप बेच रहे थे, फॉरेन कप घूम रहे थे और उद्योगपतियों को खुश कब कर रहे थे। तो ये किसी बड़े कंपनी में हायर इनको किया था। वो जितनी चाबी भरता था उतना ही काम करते थे, जितना चाबी वो भरता है उतना ही ये बोलते हैं अभी भी। यानी बिल्कुल जो उद्योगपति चाबी भरते हैं, यानी जितना वो पैसा देते हैं उतना वो काम कर लेते हैं, और ये भारत के देश की कीमत पर होता है। ये बहुत ही देखिए अफसोसनाक ये है। अभी कुंभ में हाँ। भोजन दे रहे इस्कॉन वाले, करोड़ों लोगों को भोजन खिलाएंगे, उस एडवर्टाइजमेंट पे लिखा है अडानी। हाँ, ये जब कुंभ पे बात करेंगे उस वक्त मैं डिटेल बताऊंगा, आप जी पूछना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस पर बात करेंगे। अब अच्छा, ये ट्रंप ने मोदी जी को नहीं बुलाया, आपने कह दिया कि भारत को सम्मान दिया, ऐसा तो नहीं है? एस जयशंकर साहब वहां अपने लिए भी, अगर ये वो ना दो तो चलो मुझे ही दे दो, ऐसा ऐसा कुछ करना पड़ा हो इनको इनविटेशन मांगने के लिए? हो सकता है, देखो धोखेबाजों को धोखा मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी बात है। ये धोखेबाज है, इन्होंने बहुत जगह जगह पर धोखा दिया है, इनको भी धोखा दे सकता है इनका विदेश मंत्री, क्योंकि वो तो सरकारी नौकर है। ब्यूरोक्रेट्स तो उसकी आता है जिसकी खाता है, मतलब पेमेंट खाता नहीं, करप्शन जिसका खाता है उसकी खाता है। ब्यूरोक्रेट्स ऐसा नहीं खाता, पेमेंट की नहीं खाता, पेमेंट की खाता तो जनता की खाता, क्योंकि जनता के टैक्स है। आपने सुना अभी कि उन्होंने एक ने उस पे कमेंट्स लिखा, एक संघी है उसने कमेंट्स लिखा, ये जो पैसा मैंने आपके पास भेजा, ये पैसा टैक्स पेयर का पैसा नहीं है, फॉरेन फंड से दिया हुआ पैसा है। फॉरेन फंड मुझे लगता है दामोदर दास मोदी की प्रॉपर्टी या कृष्णा स्वामी सुब्रमण्यम की निजी संपत्ति से आता है क्या? का पैसा नहीं है क्या वो? मैं पूछना चाहता हूँ एस जयशंकर जी से कि ये पैसा जो दिया आपने किसको, जिसको आप बोलते हैं कि कांग्रेस का वो है, वो कौन है? वो उद्योगपति 90 साल का, इसके लिए बहुत उतावले होते रहते हैं, जिसका एक साइटेशन लिया था राहुल गांधी ने, तो बहुत उतावले हो गए थे कि राहुल गांधी चाइना से मदद लेता है, चाइना का फंड जिससे जाता है, तुम्हारी जो कंपनी, तुम्हारी जो फॉरेन एम्बेसी है उसको पैसा देती है, उसी कंपनी को, है ना? तो ये पैसा उनके लोग बोल रहे हैं कुछ, मैंने आपको भेजा भी है ट्वीट कि ये पैसा सरकारी फंड तुम्हारे टैक्स पेयर का नहीं है। तो मुझे लगता है ये सोर्स दिखा दे कि कृष्णा स्वामी सुब्रमण्यम की कितनी प्रॉपर्टी बेचा था या दामोदर दास मोदी जी की कितनी प्रॉपर्टी बेचा था, जिसमें से यह पैसा फॉरेन फंड को दिया गया और उसमें से वो पैसा उसको दे रहे। ये अच्छा, सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी वाले लीडर हैं, उन्होंने तो एक बात कह दी कि ये एस जयशंकर को चाहिए कि रिजेक्ट कर दे, वापस दे दे इनविटेशन, जाना ही नहीं चाहिए, मोदी जी की बेइज्जती हो गई, देश की बेइज्जती हो गई। आप उसमें क्या कहते हैं? सर, बेइज्जती और इज्जत तो उसकी होती है जिसके पास इज्जत का कुछ बकाया हो। क्योंकि क्या इज्जत है और क्या बेइज्जत है। वैसे मोदी जी का एक वीडियो और वायरल हो रही है, मैं अजीत अंजुम की एक वीडियो में देख रहा था कल, जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि मैं भी तो इंसान ही हूं, गलती तो हो ही सकती है, मैं कौन सा कोई देवता हूं। अब तो वो अपने आप को मनुष्य कहने लगे। उस पर क्या कहना है आपका?
नहीं, वो 240 आने के बाद उनको लगा कि अवतार नहीं हूं मैं, तो अवतार होने से 240 आ गए। हाँ, पता वो चल तो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कह रहे थे ना, अपने अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कह रहे थे, तो मोदी जी। ऐसा आपको पता होगा हाँ, कि 1921 के पहले हाँ, हमारे देश में दो धर्म थे, एक ब्राह्मण धर्म था, एक हिंदू धर्म था। दोनों की गिनती अलग हुई थी, अलग करवाया था। फिर बाद में 21 के बाद 25 से सब हिंदू हो गए, और जब से ये 2014 गया, जब से हम टनाटनी हो गए, सनातनी हो गए। ये परिवर्तन हमारे इसमें बहुत जल्दी आता है, क्योंकि जैसे यानी जैसा अच्छा, उनका क्या हाल है जिनको जरूरत पड़ने पर सनातनी कह देते हैं, और जब उन्हें नुकसान पहुंचाना होता है तो उनका छीन लेते हैं रिजर्वेशन। ये जो ओबीसी वाला रिजर्वेशन है वो क्या कुछ है? इलेक्शन के दौरान तो सभी हिंदू हो जाते हैं। नहीं, इलेक्शन के दौरान बटेंगे तो कटेंगे, सब हिंदू हो जाओ, सब हिंदू वोट देके वोट करो, क्योंकि हिंदू के ठेकेदार बन जाते हैं बीजेपी वाले। मगर जैसा ही आता है, देखो सर, आपको एक बात बताता हूँ, ये मुसलमानों का द्वेष हो, दलितों का द्वेष हो, या और किसी ईसाइयों का द्वेष हो, इनको वोट पाना है ओबीसी के, और जूते मारना है सर पे ओबीसी के, क्योंकि इनको सबको पता है कि 50% से ज्यादा इनके वोट है। ये अगर साथ में नहीं जुड़ेंगे तो हम कोई सरकार नहीं ला सकते, कहीं की सरकार नहीं ला सकते। ओबीसी जब कांग्रेस के साथ में खड़ा था, तब कांग्रेस की सरकारें बन रही थी। मायावती के साथ में ओबीसी का टाई अप हो गया था, पटेल, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, ये सब ओबीसी उसके साथ में थे, तो इंडिविजुअल सरकार बना लिया मायावती जी ने। जब मायावती जी ने लताड़ लगा के सब ओबीसी को बाहर निकाला कि ये गद्दार है, नालायक है, इनका कोई वजूद नहीं है, अब मायावती किस काबिल रही है वो आपको पता है। तो ओबीसी जहां भी खड़ा होता है वहां सरकारें बनती है। तो क्या होता है, गलती ये होती है, चाहे वो मुसलमानों से हो, चाहे वो ईसाइयों से हो, चाहे और किसी से हो, आपको गाली देना होता है ब्राह्मण धर्मियों को, और आप लड़ पड़ते हो हमसे। अच्छा, ये तो आपने बहुत ही पहले भी कहा कि देखिए ये लड़ाई हिंदू वर्सेस हिंदू है, मुसलमान दूर रहें। ये बात आपकी बहुत लोगों ने वीडियो देखी थी। अभी मैं एक चीज समझना चाहता हूं, आप नागपुर में हैं और नागपुर ही आरएसएस का हेडक्वार्टर है। एक चीज समझना बहुत जरूरी है, एक तरफ तो लगातार सरकार में बने रहने की ख्वाहिश बीजेपी आरएसएस की, दूसरी तरफ उन्हीं हिंदुओं को जिनसे वोट चाहिए उनको 5 साल जलील करते रहना, सर पे जूते मारते रहना, उनको नुकसान पहुंचाना, चाहे वो किसान हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो दलित हो, उनको मुसलसल नाराज करने का काम करना। तो यह हुकूमत में रहना क्या है, कैसे मुमकिन है? सर, हुकूमत में रहने का मतलब है कि ब्राह्मणों की सत्ता कायम रहे। ओबीसी ये अभी महामूर्ख प्राणी है, उनको ये नहीं समझ रहा है कि नौकरियों से सत्ता साफ हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उस आदेश के अनुसार ओबीसी का पंचायती राज और बाकी राज्यों से इलेक्शन का, चुनाव का रिजर्वेशन समाप्त हो गया। आपने देखा, मैंने एक पेपर कटिंग आपको भेजा है, ओबीसी के कोई रिजर्व नहीं होगी, आपके नौकरियों में भी ओबीसी की सीट रिजर्व नहीं रहेगी, मगर फिर भी हमको फर्क नहीं पड़ता। उसका कारण है कि हमारे दिमाग में लगा दिया है कि जो एससी और एसटी आरक्षण है उसके माध्यम से आपकी सीटें खत्म हो रही है, आपको नौकरियां नहीं मिल रही है। हमारे दिमाग में भर दिया है कि अम्बेडकरवादी और एसटी आदिवासी, इन लोगों ने आपका खाया, उन्होंने अपना हिस्सा खाया है, ये हमारे भेजे में अभी तक गया नहीं है। उनको लगता है, देखा गांव में कैसे होता है कि पंचायत का इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि एमएलए एमपी में तो ओबीसी का रिजर्वेशन है नहीं, ये पंचायतों में है। तो पंचायतों में जब एससी रिजर्वेशन होता है, एसटी रिजर्वेशन होता है, तो ओबीसी खड़ा नहीं रह सकता, ओबीसी उस वक्त के लिए वंचित हो जाता है। मगर ओपन का रहता है या ओबीसी का रहता है तो वो खड़ा हो सकता है। तो उसको लगता है कि बराबर है, एससी हमारे खा रहे और एसटी हमारे खा रहे। उसको ये समझ में नहीं आता है कि ये बाकी का सारा मलाई खा रहे हैं। ये आपके पास में जैसे एक परात में लड्डू रखे हुए हैं, लड्डू बना के रखे हैं, लड्डू कोई और उड़ा के ले जा रहा है, पूरे लड्डू वो खा रहे हैं, और परात में जो चूरा पड़ा हुआ रहता है उसमें आपस में लड़ रहे हैं सब, ओबीसी ये सब आपस में उसमें लड़ रहे। और मुसलमान तो एक दिखाने के लिए अब्दुल है, वो हमारे देश में बन गया है।
अब्दुल को तो यानी ये बेचने में भी, चने चोर बेचने में भी मनाही है, वहां स्टॉल लगाने में मनाही है कुंभ में, मगर हम वहां लॉरेंस को लाके और उसके हाथ से पेशवाई करते हैं। मैं अभी कुंभ की आप बात करोगे, कुंभ के बारे में बताइए, कुंभ के बारे में बताइए क्या कुछ है। योगी जी बहुत कुछ बोल रहे हैं। योगी जी ने मुसलमान ना आए और सनातन के खिलाफ जो लोग हैं वो ना आए, बाकी सब आ सकते हैं। हिंदुओं का जो इज्जत करते हैं, एहतराम कर सकते हैं, वो आए। यानी इसे किस तरह से कैसे समझा जाए, इसके मानी क्या है? नहीं, स्टीव जॉब की जो बीबी है, विधवा बीबी, ठीक है, उसका नाम है लॉरेन पॉवेल। वो कमला हो गई है और उसका गोत्र भी उन्होंने खोज लिया है। उसका गोत्र भी इन्होंने बता दिया है कि उस किस गोत्र की थी। सवाल ये है सर कि इनके पास में अगर यूएई का सुल्तान आ जाता कुंभ के लिए, या दुबई वाला आ जाता, या सऊदी का आ जाता, ये उसको भी बाप बना लेते। ये फितरत है, ये धंधा नहीं, ये धर्म नहीं है सर, ये धंधा है पूरा। वो उसको लाके, स्टीव जॉब की बेबी को लाके, इन बीबी को लाके ये क्या क्या कर रहे हैं आपको पता है कि उसमें वो शामिल होगी। ये मेरे ख्याल से ये लॉरेन जो है, पॉवेल लॉरेन, ये योगी जी की माता जी होगी, क्योंकि ये संतों के जो महागुरु है, ये उनके पिताजी बन गए। उनका नाम है कृष्णानंद। क्या नाम है उनका? एक मिनट में बताता हूँ। इनका नाम है कृष्णानंद जी, है ना। तो इन्होंने बताया कि कैलाशानंद, स्वामी कैलाशानंद, और उन्होंने इसका गोत्र भी ढूंढ लिया है। वो गोत्र बता दिया है कि इसका ये गोत्र है और इसके कारण ये हमारी बेटी है, तो वो भी माता होगी। क्योंकि योगी जी जब कहते हैं कि इसमें विधर्मीय नहीं आने देंगे, इसका मतलब है कि विधर्मी नहीं है, क्योंकि उसके हाथ से क्या क्या होने वाला है आपको पता है। लॉरेन पेशवाई में शामिल होगी। पेशवाई मतलब वो जो ये निकलता है, पूरा का पूरा जुलूस निकलता है, जुलूस निकलता है। जी हाँ। तो जुलूस में एक सामान्य आदमी नहीं खड़ा हो सकता है। एक सामान्य आदमी खड़ा नहीं हो सकता, दूसरे पंथ का आदमी खड़ा नहीं हो सकता, चाहे वो हिंदू में चाहे 9 पंथ है, उसमें आस्तिक भी और नास्तिक भी है। तो चारवाक, बौद्ध या जैनी या नास्तिक पंथ है, और आस्तिक पंथों के 6 नाम है, ठीक है ना। सांख्य, योग वगैरह ऐसे 6 नाम है आस्तिक पंथ के। तो ये जो पंथ है, अखाड़े वाले जो लोग हैं, ये नागा पंथ के लोग होते हैं, और ये नागा पंथी या उसमें रह सकते, दूसरे अखाड़े का आदमी भी नहीं उसमें चलता। तो लॉरेन कौन है भाई? तो पेशवाई में शामिल करेंगे। पेशवाई में साधु के सिवाय कुछ नहीं होता। लॉरेन को मुख्य यजमान बनाया गया है, आप समझ लो। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे राम मंदिर के उद्घाटन में मोदी जी गए और साधुओं को पीछे हटा दिया गया। तकरीबन ऐसा ही हुआ है ना ये भी। वहां शेख साहब को बुलाना चाहिए था, सऊदी अरेबिया के प्रिंस को बुलाना चाहिए था वहां। वो एक गलती हो गई के हाथ से। तो मेरे ख्याल से हिंदू धर्म में ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि इनको वहां यजमान बनाया जाए या पेशवाई में उनको शामिल किया जाए। अब ये क्यों शामिल कर रहे हैं? क्योंकि पैसे वाले हैं, और पैसे का जो बोलबाला है, ये पैसे का बोलबाला उन्होंने शुरू किया। आपको कुंभ की हिस्ट्री बताता हूँ मैं थोड़ा सा शॉर्ट में। जी। तो ये कुंभ हमारा शैव पंथियों का मेला था, और शैव पंथीय वहां इसलिए इकट्ठा होते थे कि शैव पंथ के मतलब शिव पंथ के जो लोग थे, जो गिरी कंदराओं में, पहाड़ों में रहते थे, वो वहां रिसर्च करते थे, जिनको हम ऋषि मुनि कहते थे। रिसर्च किस बात में करते थे? बीज के बारे में करते थे, खाद के बारे में करते थे, दवाइयों के बारे में करते थे, आयुर्वेद के बारे में करते थे। उनके रिलीफ, जीवन में रिलीफ मिल जाए उसके बारे में वो वहां रिसर्च करते थे। और रिसर्च हमने कर लिया, लैब में रिसर्च कर लिया, उस लैब के रिसर्च को लैंड तक लाना, मतलब गृहस्थ लोगों के पास लाना, इसके लिए कोई आयोजन होता था। वो आयोजन है ये। इस आयोजन में युआंग सांग ने अपनी इसमें लिखा है 644 में कि इसमें बौद्ध मत के हर्षवर्धन जो कन्नौज के राजा थे वो भी शामिल हुए थे, और उसमें आदि शंकराचार्य और कुमारेल भट्ट, ये कुमारेल भट्ट जो 5 साल उसमें बौद्ध धर्म की दीक्षा इसलिए ली थी, शिक्षा ली थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी से, ये विरोध कर सके वहां।
और इसने प्रचार प्रसार किया, धोखा दिया। मगर आपको पता है कि जैसे सुदर्शन जी ने जिंदगी भर आरएसएस प्रमुख रहने के बाद इस्लाम के बारे में उनका रुझान बढ़ा था, तो उनको आरएसएस प्रमुख पद से भी हटा दिया, वैसे कुमारियल भट्ट को वहां अग्नि प्रवेश करवा दिया। तो क्या लिखते हैं कि उन्होंने गुरु के साथ में द्रोह करने के कारण और गुरु के विरोध करने के कारण, मतलब उन्होंने जो गुरु दक्षिणा दी थी, वो गुरु दक्षिणा ये थी कि मैं जिंदगी भर बौद्ध मत का प्रचार करूंगा, बौद्ध मत के प्रति आस्थावान रहूंगा, और इन्होंने वैदिक मतों का प्रचार किया। उससे फ्रस्ट्रेशन में आके वो जो डिबेट होने वाली थी आदि शंकराचार्य और कुमारियल भट्ट की, उसके पहले दिन इन्होंने आत्महत्या कर लिया, आत्मदाह कर लिया। शक है। तो ये 744 में जो सारे पंथ के लोग होते थे, 9-10 पंथ जो यहाँ चलते थे, उन सारे पंथों का वहां वाद विवाद होता था, चर्चा होती थी, और उसमें 2 विभाग प्रमुख होते थे, एक श्रमण पंथ और एक ब्राह्मण पंथ। श्रमण मतलब बौद्धिस्ट और जैनी, और चारवाकी भी ये श्रमणी बोलते थे, और ब्राह्मण पंथ, ये 2 प्रांतों में विवाद होता था, तार्किक विवाद होता था। ये तार्किक विवाद के पास में ये इसके बाद में ये होता था कि जो हार गया उसके सारे शिष्य, वो जो जीत गया उसके साथ में हो जाते थे। हमारे यहाँ ऐसे परिवर्तन चलता था, मतों का और मनों का परिवर्तन चलता था, विचारों का परिवर्तन चलता था। ये अभी अभी परिवर्तन समाप्त हो गया, अभी अभी है, अभी अभी की बात है। नहीं तो कब हमारे यहाँ कौन से पंथ के लोग कम हो गए और कौन से पंथ के बढ़ गए, जिसका गिनती भी नहीं चलती थी। इस तरीके से वाद विवाद हमारे यहाँ चलते थे। जिनके भट्ट, मंडन मिश्र और भवभूति जो नाम है, वो कुमारियल भट्ट के शिष्य थे। इतना बड़ा नाम है उनका, उनके दर्शन शास्त्र में इतना बड़ा नाम है। वो आत्मदाह करेगा, इसके ऊपर मुझे शक है सर। उसको मार दिया होगा, हत्या कर दी होगी, ये मुझे ही शक है। और इसमें जो ये चला था, ये कुंभ जब चलता था, तो इसमें एक बार ही अटैक हुआ था, और वो अटैक हुआ था जब मुस्लिमों का शासन था और परकीय आक्रांता तैमूर लंग वहां आया था। तैमूर लंग ने वहां लाखों में कत्ल किया था, मेरे ख्याल से 50,000 70,000 के आसपास कत्ल करके लूट ले गया था। क्योंकि दिल्ली में उसको किसी ने बताया था कि हरिद्वार में लाखों लोग इकट्ठा हो गए हैं, जिनके पास में उनके परिवार भी है और पैसा भी है। तो उसको सुनने के लिए वहां गया और उसने वहां लाखों लोगों का कत्ल किया। और ये बात खुला सेतु तारीख, खल सेतु द तारीख की जो किताब है लिखी हुई उस वक्त की 1727 की, वो खुलासतु तारीख होगा, यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री। हाँ, तो ये इसमें उन्होंने लूट के लिए इसमें कुंभ पे अतिक्रमण किया था। मगर आपको बता दूं कि 1565 में मधुसूदन सरस्वती नागा साधुओं की फौज खड़ी हो गई थी, और जिसने लाखों लोगों को मार दिया था। ठीक है, ये फौज इसलिए खड़ी हो गई थी कि जो मारी चल रही थी, मधुसूदन सरस्वती जी के लोगों ने शस्त्र साथ में सुरक्षा का काम किया था। 1760 में शैव और वैष्णव साधु भिड़ गए थे आपस में, 1800 साधुओं की जान चली गई थी। 10 अप्रैल 1776 में पंजाबी उदासी साधुओं ने जो 10,000 घोड़ेसवारों के साथ में आए थे, सन्यासियों को बेरहम तरीके से कत्ल कर दिया था। 1803 में मराठा और अंग्रेजों के युद्ध में दोआब में अंग्रेजी हुकूमत थी। उस वक्त हरिद्वार कुंभ आम लोगों के लिए बंद हो गया था, मात्र साधु सन्यासी है। ये कुंभ का पूरा इतिहास है सर। यानी शुरुआत जो थी वो एक कल्चरल इवेंट था, जिसमें सभी लोग आकर के मिलते थे, जिसमें किसानों की समस्याएं भी हल होती थी, जो आपने बताया ना कि बीज वगैरह, यानी देश की तरक्की के लिए की समस्या, हमारी बीमारियों का निदान होता था, हमारे लिए दवाइयां मिलती थी। इसलिए हम बोलते थे कि वहां अमृत मिलता है, अमृत। मेरी लाइफ बढ़ गई, मेरी बीमारी खत्म हो गई, मेरी उपज बढ़ गई, मेरा इनकम बढ़ गया, तो मेरे लिए तो अमृत है ना सर। बिल्कुल 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 यकीनी तो हमें मिलता था। तो 1998 में 2 सन्यासियों के अखाड़ों के बीच में जो मारा मारी हुई थी, उसमें भी ये लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग मारा गए थे। तो इनके झंडे के लिए लड़ाई होती है, ये पाखंड हो गया है। आपको बताता हूँ, ये शैव जब तक मेला था, जब तक जन उपयोगी मेला था, उस वक्त किसने कितना अच्छा रिसर्च किया उसके ऊपर डिस्कशन होता था। इसकी फिलॉसफी अच्छी है, इसके ऊपर डिस्कशन होता था। आज वहां किसके नाखून कितने लंबे हैं, किसके बाल कितने लंबे हैं,
किसका कद कितना लंबा है, किसका पेंडल कितना लंबा है, किसके फॉरेन के यानी जो शिष्य है वो कितने ज्यादा है, जिसके पास में गाड़ियों का काफिला कितना बड़ा है, किसके कान कितने लंबे और किसका लिंग कितना लंबा है, इसके ऊपर ये आयोजन होने लग गया है। और ये आयोजन मात्र दिखावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए इनको खाने के लिए इस्कॉन लगता है, अडानी का पैसा लगता है, क्योंकि जनता का रहा नहीं। अब ये 30,000 करोड़ सरकार दे रही है, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये टैक्स पेयर का पैसा है। क्यों दे रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, टैक्स पेयर का पैसा उस पर खर्च हो रहा है। और यानी जो उसकी समाजी हैसियत और फायदा जो था वो खत्म हो चुका। अब इसको सिर्फ पॉलिटिकल अपने लिए काम करते हैं। जो आपने कहा कि धर्म नहीं, शंकराचार्य है जो शंकराचार्य कभी कभी अच्छा बोल देते हैं, वो शंकराचार्य ने बोला कि इसमें मुसलमान भी शामिल ना हो, आर्यपंथी भी शामिल ना हो। तो आर्यपंथियों ने बहुत जम के पलट कर वार किया है, बहुत जम के पलट कर वार किया है। आर्यसंथी बोलते हैं कि गाय का कलेजा खाने वाले विधर्मी अगर गंगा में डुबकी लगा के पाप मुक्त हो जाते हैं तो फिर उनको आने दो डुबकी लगाने के लिए। क्यों ये कर रहे हो, मनाही कर रहे हो? ये मांस खाती है, गौ मांस खाती है जो आ रही है पाविला। अच्छा अच्छा, जी जी जी, हाँ भैया, अब वो गौ मांस खाती है, उससे कुछ पैसा मिलेगा, उससे कोई बिजनेस मिलेगा, जिसकी वजह से यानी अडानी अंबानी का पेट और बड़ा होगा। उसके लिए ये तैयारी है, नाम धर्म का है। अच्छा, अब हमारे पास वक्त बहुत सर, हमारे यहाँ फिलॉसफी में बोलते हैं पाप तन पर चिपके नहीं होते, पाप के मन के अंदर होते हैं। मन की शुद्धि जल से नहीं होती है, और वहां खाली तन की शुद्धि करने के लिए नहीं, मन की शुद्धि और अमृत प्राप्ति के लिए लोग जाते हैं। ये जो कुछ कर रहे हैं ये सब फ्रॉड है। ये मात्र अच्छा, पॉलिटिक्स का फायदा उठाने के लिए जहां भी धर्म के नाम पर लोग इकट्ठे होते हैं वहां कुछ ऐसे लोग पहुंच जाते हैं ताकि उन्हें फायदा हो, और उन्होंने बड़े अपने झंडे गाड़ दिए तकरीबन। तो आपको क्या लगता है अडानी पुण्य प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं वहां? जाहिर है सर, इस्कॉन वाले 1.5 करोड़ हमारे बांग्लादेश में जो हिंदू है उनको बलि देने के लिए हमने खड़ा कर दिया इस्कॉन को। इस्कॉन वाले ने बांग्लादेश का झंडा जला दिया, वो साधु ने। तो इस्कॉन वाले ने बोला कि तेरे लिए, क्यों? क्योंकि तेरी बिजली वहां खरीदी जाए, तेरे को ज्यादा पैसे से बिजली का पेमेंट हो, पुराना बकाया पेमेंट तेरे को मिल जाए। इसलिए बांग्लादेश में अभी जो प्राइम मिनिस्टर आया है उसको हम डिसेटल करने के लिए वहां हंगामा शुरू कर दिया, चाहे उसमें 1.5 करोड़ चले जाए, 1.5 करोड़ लोग उसमें मर जाए हिंदू, इसका हमें चिंता नहीं है। तो अडानी का पैसा लेकर इस्कॉन वाले वहां खाना खिला रहे। अच्छा, हमारा टाइम तकरीबन खत्म हो चुका है। ब्रीफ में थोड़ा सा बता दीजिए, ये जो इलेक्शन कमीशन वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में है वो क्या कुछ है? ईवीएम के मामले पर काफी लोग पहुंचे हैं, कभी कभी लगता है राहत मिलने वाली है, कभी लगता है कि सारा फ्रॉड चल रहा है, क्या कुछ है? आप इसे कैसे देख रहे हैं? सर, ये फ्रॉड चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, और उसके लिए जो सशक्त फौज चाहिए वो किसी पार्टी के पास में, बीजेपी छोड़ के किसी के पास नहीं है। तो ईवीएम हो या किसी भी हो, लूटे जाएंगे। ईवीएम से ज्यादा आसानी से लूटे जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें इलेक्शन कमिश्नर ये बीजेपी की बी टीम हो गई है, एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी का, एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसा आरएसएस का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी थी अभी तक। अभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस हो गया है, इलेक्शन कमीशन नहीं रहा। वैसे इलेक्शन कमीशन का कभी अधिकार नहीं रहा, बीजेपी की भी टीम हो गई है। और इलेक्शन कमिश्नर जो है वो क्या बोलते हैं, राजीव कुमार, कि हम, ये बहुत ही खतरनाक है सर, बहुत खतरनाक चीज है जो वो बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे अभी कि 14 बूथों का एक साथ गिनती करेंगे। हम एक बूथ की गिनती नहीं करेंगे, क्योंकि 14 मिलाने के बाद बूथ हम क्या कर सकते हैं कि उसमें कहाँ झमेला हुआ, किसमें लफड़ा हुआ, ये हम ढूंढ नहीं सकते। इसलिए हम 14 बूथों की करेंगे एक साथ गिनती, ये बोल रहे वो। और अभी कांग्रेस प्रत्याशी ने रिकाउंटिंग के लिए, रीचेकिंग के लिए जब टाला कि रीचेकिंग हो, रिकाउंटिंग हो, इसमें डायरेक्शन भी दिया था। हमारे जो चीफ जस्टिस अभी खन्ना है, उस वक्त वो जस्टिस थे, उनके बेंच ने एक डायरेक्शन दिया था कि एसओपी तय हो, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस तय होनी चाहिए। तो इन्होंने ये जो 2 विधायक है हारे हुए, करण दलाल है 5 बार का एमएलए पलवल से, और सर्वमित्र कंबोज है सिरसा का रानिया, सिरसा सर्वमित्र कंबोज है सिरसा रानिया से,
इन्होंने पैसे भरे 4-4 लाख रुपए। इनको लगा कि हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, उसके अनुसार अब हमारी गिनती होगी और झूठ पकड़ा जाएगा। मगर जैसे 149 और 151 दो बूथों की गिनती शुरू हो गई, तो डायरेक्शन जो दिया था खन्ना जी ने, वो दिया था कि ईवीएम उत्पादक कंपनी के इंजीनियर बुलाए जाए, 1, 2, 3 नंबर पर जो उम्मीदवार थे उनको सामने रखा जाए, उनके प्रतिनिधि को सामने रखा जाए और वोटों की दोबारा गिनती किया जाए। हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने एसओपी का मतलब ये निकाला कि आप पहले पैसे भरो, उसके बाद में चुनाव मशीन आपके सामने लाएंगे, जो आप बूथ बोल रहे हैं उस बूथ की मशीन आपके सामने लाएंगे, उस मशीन का पुराना डाटा डिलीट कर देंगे। हुआ वो नहीं करेंगे। हमको वोटी की गिनती नहीं करना है, वोटों की गिनती नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, मॉक ड्रिल करेंगे आपके सामने। वो मॉक ड्रिल वहां कर रहे थे हमारे महाराष्ट्र में, सोलापुर में, मरकड़वाड़ी में, तो उसको हमने कर्फ्यू लगा दिया। यहाँ हम मॉक ड्रिल करने को इलेक्शन कमिश्नर तैयार है। वो ये बोलता है कि मॉक ड्रिल इस बात की कराएंगे कि किसी ने अगर कमल पे बटन दबाया तो वीवीपैट कमल का निकलेगा, साइकिल पे दबाया तो साइकिल के निकलेगा, झाड़ू पे दबाया तो झाड़ू पर निकलेगा, पंजे पे दबाया तो पंजे पे निकलेगा। यानी असल जो मांग थी उस मांग को रिजेक्ट करके, उसे घुमा फिरा करके बीजेपी को फायदा पहुंचाने का इंतजाम सुप्रीम कोर्ट कर रही है। ये एक तरह से नतीजा। हमारे पास वक्त खत्म हो गया है अविनाश काकड़े जी, हम अगली बार फिर आपसे कुछ और मुद्दों पर बात करेंगे। और मैं अपने दर्शकों से बता दूं कि अविनाश काकड़े जी बाकायदा बड़ी अच्छे से तैयारी करते हैं, बहुत इश्यूज को पढ़ते हैं और समझते हैं और उसके बाद हमारे सामने हमारे साथ आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने हमें समय दिया। मैं अभी आपको और वक्त नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि वक्त हमारे पास नहीं रहा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।